ये हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा इक्विलिब्रियम की कि क्या है डेफिनेशन, और ये हमेशा 2 मार्क्स की आती है। और डेफिनेशन बेटा हमेशा इसी तरह लिखनी चाहिए जिस तरह लिखी जाती है। हम ये कहते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम is said to be in equilibrium if following two conditions are satisfied। हम कहते हैं एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। नंबर 1 हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे ज़ीरो हो, या हम ये कहते हैं कि वेक्टर, अगर इसी को मैं इस तरह लिखना चाहूँ वेक्टर फॉर्म में तो लिखूँगा आर सिग्मा एफ वेक्टर फॉर्म में मस्ट बी ज़ीरो। या अगर एफ एक्स और एफ आई दिए जाएँ, सेपरेट करके दिए जाएँ, तो इस कंडीशन को ऐसे भी लिखा जाता है कि सिग्मा एफ एक्स मस्ट बी ज़ीरो एंड सिग्मा एफ वाई मस्ट बी ज़ीरो साइमल्टेनियसली। यानी सम ऑफ एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो हो, सम ऑफ वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो हो, ये साइमल्टेनियसली हो। ये फर्स्ट कंडीशन है। लेकिन हम बेसिकली हम सब अगर एग्जामिनेशन ये लिख दें ऊपर वाली कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी ज़ीरो, तो ये काफ़ी है। या रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। जाहिर बात है कि जब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगा तो बॉडी मूव ही नहीं कर सकेगा, या मूव कर देगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। नंबर 1। नंबर 2 जो सेकंड कंडीशन है वो कहते हैं रिजल्टेंट movement of force about any point must be ज़ीरो। ये तब होगा जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को पॉजिटिव लिया जाए और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट टॉर्क वेक्टर में मस्ट बी ज़ीरो। वेक्टर का मकसद ये होता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज टास्क को पॉजिटिव लें और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेकर सम करें तो ज़ीरो हो। या हम इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दूसरी कंडीशन में इस तरह भी लिख सकता हूँ कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इन मैग्नीट्यूड। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वरना दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल नहीं हो सकती। इन मैग्नीट्यूड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इन मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इन मैग्नीट्यूड। और लिखना, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है अबाउट द सेम पॉइंट। कोई तो पिवट हो अबाउट द सेम पॉइंट, यानी जहाँ पे आप क्लॉकवाइज मूवमेंट्स ले रहे हैं पिवट को, उधर ही आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स लेंगे तो उनका सम जो होगा मैग्नीट्यूड का क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू ज़ीरो होगा। यानी बेसिकली बॉडी टर्न नहीं करेगा। अब इधर एक बच्चे को प्रॉब्लम आती है, बच्चे समझते हैं कि बॉडी जो रोटेट कर रहा हो वो इक्विलिब्रियम में होता है। नहीं, बॉडी जो रोटेट न कर रहा हो वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो अगर पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की पूरी होती है तो बॉडी को कहा जाता है बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अगर दूसरी कंडीशन पूरी होती है तो बॉडी को कहा जाता है बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कंप्लीट तब होता है जब दोनों इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इनको टाइप्स के लिहाज से आगे लेके जाऊँ तो मैं ये ले सकता हूँ कि देखिए, अगर ये है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में
इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हो जाएंगे बेसिकली। एक तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होगा, सिग्मा एफ ज़ीरो होगा और सिग्मा टॉर्क भी ज़ीरो होगा। एक्सीलरेशन ज़ीरो होती है और वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। अच्छा, एंगुलर एक्सीलरेशन हमारे कोर्स पे नहीं है लेकिन वो भी ज़ीरो होती है। तो अब इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हो जाएंगी। एक तो होगा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कह दूँ, ट्रांसलेट ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा कहूँगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मकसद है बॉडी रोटेट न करे। अगर बॉडी को रोटेट कर रहा है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम बॉडी रोटेट न करे, बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधा हो। अगर एक जो है मिसाल के तौर पर आपका एक बॉल है वो स्पिन करता जा रहा है, रोटेट करता है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। या अगर आपका एक टॉप या लट्टू जो है वो रोटेट कर रहा है एक ही जगह पे, तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मकसद है बॉडी रोटेट न करे, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मकसद है कि बॉडी मूव न करे स्टेट में। एक्चुअली ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम ये होता है कि बॉडी जो है यानी वो एक लाइन में यानी मूव करे, लेकिन अब बताता हूँ कैसे, या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो। अच्छा, अब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की टाइप्स हो जाएगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हो जाएंगी। अच्छा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सिग्मा एफ ज़ीरो होता है और एक्सीलरेशन ज़ीरो होती है, और वेलोसिटी जो है, एक्सीलरेशन को सारी वेक्टर दे दिया है तो वेक्टर, लेकिन एलिमेंट में निशान नहीं डालते वेक्टर का, और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सिग्मा टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स का सम ज़ीरो होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन हमारे कोर्स में नहीं है, अल्फ़ा कहते हैं उसको, वो ज़ीरो होनी चाहिए। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा ज़ीरो होती है। अच्छा, अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हो जाएंगे। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आई एम सॉरी कि थोड़ा सा मुझे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसमें ये होगा कि आपका सिग्मा एफ भी ज़ीरो होगा, एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी लेकिन ज़ीरो। यानी इसकी मिसाल ये है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बॉडी एक रेस्ट में है, एक किताब जो है रेस्ट में पड़ी हुई है एक टेबल पे, या एक कैलकुलेटर रेस्ट में पड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अब डायनेमिक का मकसद ये कि बॉडी मूव करता होगा। इसमें सिग्मा एफ तो ज़ीरो होता है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है, और लेकिन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं होती, कांस्टेंट ज़रूर होती है। कांस्टेंट ज़रूर होती है, कांस्टेंट, बट वो कांस्टेंट ज़ीरो नहीं होता। तो इस तरीके से ये हमारे अब मैं हर एक की मिसाल दूंगा। अगर आपको कहे कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मकसद है कि बॉडी, देखिए बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करा इस तरह या रेस्ट में है तो वो होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर यानी बॉडी देखिए रेस्ट में इस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो बेशक बॉडी मूव कर रहा हो या एक जगह पे हो, रेस्ट में हो, लेकिन वो रोटेट न कराओ, नॉट रोटेटिंग। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नॉट रोटेटिंग। अगर मुझे इक्विलिब्रियम कंप्लीट की मिसाल देनी है तो मैं कहूँगा एक बॉडी जो है, मिसाल के तौर पर अगर आपका ये बुक है,
ये रेस्ट में है, इधर खड़ा है, तो इक्विलिब्रियम में है, यानी ये रोटेट भी नहीं कर रहा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, या ट्रांसलेटरी भी कहते हैं इसको, बेसिकली इसको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी कभी कभी कहते हैं, ट्रांसलेटरी भी कहते हैं कभी कभी। ट्रांसलेशन का मकसद होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट। तो अगर ये बुक है एक टेबल पे है तो इसको मैं कहूँगा ये जो है ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम, क्योंकि रोटेट भी नहीं कर रहा, ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम भी है। या अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी इधर भी फोर्स और इधर भी फोर्स सेम है, और ये मूव कर रहा है सपोज 20 मीटर्स पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ, यानी इसमें जो अप्लाइड फोर्स है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम है, ये फोर्स है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सपोज वही है, सेम है, तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, तो मैं कहूँगा ये भी बॉडी जो है वो, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा, तो कहूँगा इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। अब देखिए सब ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम में कब होगा, बॉडी अगर एक मिसाल के तौर पर एक जगह पे ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम ये भी है, लेकिन सब ओनली ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम कहूँगा अगर बॉडी एक सपोज एक ये आपका टॉप है, ये टॉप अगर एक जगह पे रोटेट कर रहा है, एक जगह पे मूव रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, रोटेट कर रहा है एक जगह पे, मूव नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा ये सब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि रोटेट कर रहा है। अच्छा, फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, यानी स्टैटिक में एक बॉडी अगर अपनी जगह पे सिर्फ रोटेट करता जा रहा है, मूव नहीं कर रहा, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। कंप्लीट इक्विलिब्रियम तब हो सकता है जब जाने वो रोटेट भी ना कर रहा हो, लेकिन अगर एक रोटेट कर रहा है लेकिन एक जगह पे रोटेट कर रहा है तो वो स्टेट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा वो। अच्छा, एक बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होगा, मिसाल के तौर पर बॉडी जब टर्मिनल वेलोसिटी एक पैरा 2 पर है, एक पैरा 2 पर है, यानी इसकी एग्जाम्पल तो हम देते हैं, एग्जाम्पल पूछते भी हैं, इसकी ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जामिनर्स, इसके एग्जाम्पल डायनेमिक इक्विलिब्रियम आप ये देंगे कि व्हेन अ पैरा 2 पर attains terminal velocity, जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी ले लेता है तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन बशर्ते कि वो रोटेट न कराओ, स्पिन न कराओ। अगर एक गेंद है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है लेकिन वो स्पिन कर रही है, तो वो सब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं होगी। अगर वो स्पिन भी नहीं कर रही और सीधा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो फिर वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम होती है। आप देखिए बेसिकली इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, आप कह सकते हैं कि वो डिफाइन करना, हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स भी ज़ीरो हो और रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट भी ज़ीरो हो, तो ये होता है हमारा यानी बेसिकली इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। फिर इक्विलिब्रियम की टाइप्स क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम की टाइप्स ये हो जाती है कि देखिए बेसिकली दो टाइप्स इक्विलिब्रियम की होगी, एक तो ये है, तो एक ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम में टोटल सिग्मा फोर्स भी ज़ीरो होता है, टार्क भी ज़ीरो होता है, एक्सेलरेशन हमेशा इक्विलिब्रियम में ज़ीरो होती है और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट ज़ीरो भी हो सकता है। फिर इसके ट्रांसलेट के दो इक्विलिब्रियम टाइप्स हो जाते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब बॉडी मुकम्मल तौर पर रेस्ट में हो, ठीक है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब बॉडी रेस्ट यानी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। तो देखिए हम जो लास्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की उसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी कहते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी बता रहा हूँ कैसे होती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये उमन बच्चे गलत लिखते हैं, बच्चे बस लिख के आते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ये नहीं है। जब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहें तो आपको पहले लिखना चाहिए अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। A body is said to be in, अगर बेहतर है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम रखें, लेकिन रोटेशनल का लफ्ज़ आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तभी। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसका एक मार्क है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ सम ऑफ clockwise movements in magnitude about a point लिखना भी बहुत ज़रूरी है,
about a point is equal to sum of anti-clockwise movements in magnitude about the same point, about same point। यानी जिस पॉइंट पे आप क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लें उसी को पिवट लेके मूवमेंट्स लें तो मैग्नीट्यूड में सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और सम ऑफ एंटी क्लॉक मूवमेंट्स इक्वल होंगे तो बॉडी रेस्ट में होगा। अब बच्चे सब लिखते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, 1 मार्क ले लेते हैं। ये 3 मार्क्स का होता है। 1 मार्क आपको तब मिलेगा जब आप कहेंगे, अब बॉडी में रेड पेन से समझा रहा हूँ, रेड पेन लेके आप जब लिखेंगे अब बॉडी सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो ये आपको 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। फिर कहेंगे इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मैग्नीट्यूड अबाउट अ पॉइंट का, अबाउट अ पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूँ, सॉरी, अबाउट अ पॉइंट कहेंगे तो ये आपको 1 मार्क मिलेगा। तो उसके बाद आप देखिए, और ये आप देखेंगे इन दोनों का ये सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ये लिखेंगे तो आपको 3 मार्क मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है। क्या ये हमेशा देखिए स्टेटमेंट्स, लॉज, डेफिनेशंस ये एज इट इज लिखनी होती है। हम ये कहते हैं अ बॉडी सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम if sum of clockwise movements in magnitude about a point is equal to sum of anti-clockwise movements in magnitude about the same point। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का टॉपिक था। अभी हम देखेंगे आगे चल के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हल करते हैं।